दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी की फर्स्ट पार्ट में ABCD को समझा था कि क्या है डिफेंस टेक्नोलॉजी, कुछ बेसिक जानकारियां ली थी। लेकिन ये जो पार्ट होगा ये एडवांस होगा। कैसे एडवांस होगा? ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की A to Z नहीं, D to Z सारी जानकारी आपको दे देगा। D to Z मतलब ये समझिए, आज ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत अमेरिका के संबंध स्थिर नहीं रह पाए। उसका कारण क्या है? वो यहाँ डिफेंस टेक्नोलॉजी में छुपा हुआ है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में कहा एक NPT संधि होती है, ठीक है, मिसाइल कंट्रोल ट्रीटी रिजीम जो है, इन सब में हम देखेंगे कि कैसे ये संबंध हमारे अमेरिका से नहीं बन पाए, जबकि रसिया से हमारा संबंध अच्छा रहा। फिर भी रसिया ने हमें ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी 290 किलोमीटर तक ही क्यों दी थी, ठीक है। और आज जो हम अपने मिसाइलों को निर्यात कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे थे? आपको पता होगा, जैसे हम कुछ मिसाइल फिलीपींस को दे रहे हैं, वियतनाम वगैरह को दे रहे हैं। हम मतलब हथियारों के आयातक देश से हथियारों को निर्यातक में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें हम एडवांस में समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं DRDO से। तो DRDO क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये रक्षा क्षेत्र में काम करता है, जैसे इसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। और ये क्या करता है? रक्षा के क्षेत्र में शस्त्र बनाता है, उपकरण इत्यादि बनाए जाते हैं, ठीक है। तो DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई, 1958 में, ठीक है। किसके कार्यकाल में? प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में, ठीक है। अब इसका मंत्रालय कौन है? तो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय, मतलब जो आज राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री, ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो सरदार बलदेव सिंह के पास था, ठीक है। मैंने जब आपको पढ़ाया था स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, तो उसमें बताया था बलदेव से, आप याद रखिए, एक तो ये सरदार है, ऊपर से बलदेव नाम है। तो ये अंतरिम जो मंत्रिमंडल था उसमें, और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल दोनों में ये रक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। अब इसके अलावा इसका जो है आदर्श वाक्य बहुत फेमस है, इसका आदर्श वाक्य अच्छा है, वो हम समझा देते हैं आपको। क्या कहते हैं जैसे इसमें बोलेंगे, संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेंथन्स ऑरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। और अभी इसके प्रमुख कौन है DRDO के? DRDO के वर्तमान प्रमुख हैं, आप लिख लीजिए, डॉक्टर समीर V कामत, ठीक है, डॉक्टर समीर V कामत। अब आगे चलते हैं डिटेल में। अब इसमें जैसे है कि इसमें क्या होता है, शस्त्र बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं। तो इसका एक बहुत फेमस प्रोग्राम IGMD, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, IGDMP। तो इसके तहत पटना मिसाइल से बनती है, पटना। तो ये 5 मिसाइल्स हैं, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ठीक है, पटना हो गया। लेकिन ये DRDO की खासियत है, केवल ये रक्षा क्षेत्र में ही कार्यरत है, इसके द्वारा दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। तो इसने एक ल्यूकोडोमा दवाई बनाई थी। ये ल्यूकोडोमा ये ल्यूको जो शब्द है ना, इसे पकड़िए, जो शरीर पर जो होने वाला सफ़ेद दाग, किसी को जैसे कैंसर वैंसर होता है, उसमें भी इसका ल्यूको शब्द आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या, शरीर पर जो त्वचा से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए इसको ल्यूकोडोमा का बोलते हैं, ठीक है, सफ़ेद दाग। और इसके अलावा कोरोना महामारी में तो सभी ने दवाई बना ली, तो इसने भी दवाई बनाई थी। अच्छा, इसने कोरोना के टाइम पे कौन सी दवाई बनाई थी, या आप बता सकते हैं क्या? तो उसे याद जरूर रखना, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि DRDO तो भाई रक्षा का काम करता है, तो दवाई में ये क्यों बनाएगा। तो इसके एक दवाई है, उसका नाम है 2DG, ठीक है। D से आप DRDO ही समझ लेना, ठीक है। लेकिन इसका असल में क्या है, 2DG का फुल फॉर्म बता देते हैं, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, ठीक है। ये दवा इसने बनाई थी 2021 में। और ये ल्यूकोडर्मा जो दवाई थी, ये क्या है, ल्यूकोसिन। इस दवाई का नाम क्या था, ल्यूकोसिन, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, रेलवे के लिए, रेलवे में जो बायो टॉयलेट यूज की जाती है वो भी DRDO ने बनाई थी। आप कहो कि रेलवे के लिए भाई ये क्यों बना रहा है? देखिए, माजरा ये था कि जो सियाचिन में जो हमारे सैनिक रहते हैं, सियाचिन में उनका क्या है, सियाचिन में हम लोग रह रहे हैं, तो वो कैसा क्षेत्र है, बहुत मतलब सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव क्षेत्र है। हमारे सैनिक कहाँ रह रहे हैं, उनके कहाँ पड़ाव डले हैं, ये दुश्मनों को पता ना चल जाए, इसलिए हम लोगों ने बायो टॉयलेट बनाए थे। अगर उनका बेस्ट वहाँ पे रहेगा, क्या होता है
जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ कोई भी चीज़ अगर एक बार हो गई तो हमेशा वो, कोई डेड बॉडी भी है तो हमेशा पड़ी रहती है। आपने कई फिल्म वगैरह देखा होगा कि डेड बॉडी बर्फ़ से दबी हुई निकली है। तो इसलिए उनके वेस्ट को मतलब नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। उनका वेस्टेज जो है उसे नष्ट करने के लिए इसका ये टेक्नोलॉजी का इजाज़त डीआरडीओ ने किया था। तो हमारी सरकार को वो टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो हमने रेलवे में भी अप्लाई किया, क्योंकि रेलवे में क्या होता था, मल रेलवे की पटरी से टपकता रहता था और बहुत गंदगी होती थी, बदबू आती थी। इसलिए हमने ये वाला बायो टॉयलेट का उपयोग किया है। ठीक है, एक बात। अब बायो टॉयलेट कैसे काम करता है तो ये समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया को छोड़ा जाता है। जैसे समझ लीजिए ये जैसे टॉयलेट सीट है, ये टॉयलेट सीट है। ठीक है, इसमें हमने भर दिया साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, भर दिया। जो कैसा होता है, एनॉर्बिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी काम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे वेस्टेज आया, यहाँ वेस्टेज आ गया। ठीक है, अब उसे ये जो बैक्टीरिया इसे धीरे धीरे तोड़ देगा, इसे तोड़ देगा। तोड़ के क्या करेगा, इसका मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। और इससे कुछ पानी में, तो पानी क्या है, पानी नीचे से निकल कर बह जाएगा। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोई बैड स्मेल नहीं होगी, सॉलिड वेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका ये क्यों उपयोगी है, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। हाई एल्टीट्यूड पे हमारे जो सैनिक रहते हैं उनका वेस्टेज खत्म करने के लिए बहुत ठीक है, ताकि हमारा पहचान नहीं हो सकता कि हमने कहाँ कैंप लगाया, क्या लगाया। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल फ्लश होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ट्रेडिशनल जो बाथरूम्स वगैरह होती थी रेलवे में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये ओपन डिफिकेशन फ्री है, मतलब क्या है, जगह जगह गंदगी नहीं होगी तो बीमारियां भी कम फैलेंगी, बीमारियां कम फैलेंगी तो वो स्वास्थ्य का बजट भी कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इसके कितने उपयोग हैं। तो ये जो डीआरडीओ ने कैसे बनाई थी, डीआरडीओ की एक यूनिट है लेह में, उसका नाम है डी हार। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, डी हार। डी हार को कैसे समझते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। तो आपको पता है सियाचिन में हम हाई एल्टीट्यूड पे हमारे सैनिक रहते थे, उनके लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ये जो लेह की यूनिट है उसने ये बनाया था। और किसके साथ मिलकर बनाया था, तो ग्वालियर में एक और यूनिट है डीआरडीई, डीआरडी के साथ मिलके। ये क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। कि ये कौन बना रहा है, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं डीआरडीओ की जगह हम डीआरडीई लिख देंगे तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये कहाँ है, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है, एमपी में। ठीक है, ग्वालियर का किला बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं उसे। और लेह की एक यूनिट थी डी हार, इसका फिर से फुल फॉर्म सुन लीजिए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह। और हाई एल्टीट्यूड पे सियाचिन कहाँ है, हाई एल्टीट्यूड है ना, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपसे 2-4 एमसीक्यू पूछता हूँ, चलिए आंसर दीजिए। डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो टॉयलेट किस प्रकार के बैक्टीरिया पर आधारित है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया पे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे, साइनोबैक्टीरिया पे, या साइक्रोफिलिक एनॉर्बिक बैक्टीरिया पे। तो सब आपको पता है साइक्रोफिलिक, मैं लिख देता हूँ साइक्रोफिलिक, PSYCHRO, साइक्रो लिख लिया, उसके बाद लिखना फिलिक, PHILIC। ठीक है, फिलिक। और एनॉर्बिक तो आप जानते हो, एनॉर्बिक बैक्टीरिया, साइक्रोफिलिक एनॉर्बिक बैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, डीआरडीओ बायो टॉयलेट का मुख्य सिविलियन उपयोग किसमें हुआ। तो डीआरडीओ द्वारा बायो टॉयलेट जो बना गया, इसका सिविलियन उपयोग कहाँ हुआ, ये केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं, सिविलियन के क्षेत्र में भी उपयोग हुआ है। तो कहाँ हुआ है, मेट्रो में हुआ है, रूरल रोड्स पे हुआ, हाईवे पे हुआ, नहीं भाई इन कहीं नहीं हुआ, इंडियन रेलवे में हुआ, आपको पता है। ठीक है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और डीआरडीओ को कौन सा संस्थान बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा है, हम 4 संस्थान बताते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर LRDE बेंगलोर, ADE बेंगलोर, डी हार लेह। तो आपको पता है डी हार ले, ये HA से हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेह का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आज भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, रूस से हमारे संबंध अच्छे क्यों हैं, अमेरिका से संबंध क्यों अच्छे नहीं बन पा रहे, उसका एक रीजन है। तो वो रीजन आप समझिए, ये है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR। ठीक है, इसी की वजह से
अब आप समझते हैं, देखिए यह क्या है, यह एक प्रकार का समझौता है जो कब हुआ, भारत इसका सदस्य कब बना, 2016 में। इसका मतलब भारत 2016 से पहले इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। और भारत एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जिसने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए और उसकी इसकी सदस्यता मिल गई। ये हमारी विदेश नीति की एक सफलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेनली इसका काम क्या होता है, ये मिसाइलों के या हथियारों के निर्यात के नियंत्रण पर काम करता है, ठीक है। मतलब आयात निर्यात को रोकता है हथियारों के, ठीक है। इसमें क्या है, जो मिसाइल मानव रहित हवाई वाहनों और संबंधित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण के समन्वय के लिए कितने देशों का, 35 देशों का एक सिस्टम है। इसके तहत इसका जो भी सदस्य देश होगा वह किसी गैर सदस्य देश को 300 किलोमीटर की मारक क्षमता एवं 500 किलोमीटर के पेलोड तकनीक को साझा नहीं करेगा। इसीलिए हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल था उसका दूरी शुरुआत में 290 किलोमीटर था। 2016 में जब हम इसके सदस्य बने उसके बाद हमारा अब ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक गया है, ठीक है। वर्ष 1995 से रूस इसका सदस्य है। रूस क्या है, इसका सदस्य है, ठीक है। भले ही ये अमेरिका वाला जैसे G7 कंट्री जो फाउंडर हैं इसका, G7 कंट्री कौन कौन सी, यूएसए, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान। तो एक ट्रक से ये सब कुछ आपको G7 कंट्री आपको याद करा देते हैं। अमरू जाकन इज विफ्रा, तो लिख देता हूं मेरे को, लिखिए अमरू जाकन इज विफ्रा, ये आप ट्रिक याद रखिए, आपको सब याद हो जाएगा। अम से अमेरिका हो जाएगा। रूस पहले G7 कंट्री में था, G8 कंट्री बोलते थे इसे, लेकिन रूस को आप अलग से याद रखिए। अमेरिका रूस हो गया। जापान, कनाडा, इजराइल, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हो गए 8 देश, जिसमें G7 प्लस वन कौन है, रूस। रूस कब इसका सदस्य बना, तो रूस 1995 में बना। इसका स्थापना कब हुआ था, 1987 में हुआ था। ये क्या काम करता है, इसका काम यही है कि ये 300 किलोमीटर की मारक क्षमता एवं 500 किलोमीटर के पेलोड तकनीक को साझा नहीं करेंगे। मतलब इसका उद्देश्य समझिए, ये चाहता है कि भाई जो परमाणु हथियार हैं वो किसी देश के पास नहीं जाए, उसे रोकने के लिए ये वाला टेक्नोलॉजी बनाया गया, ठीक है। अब भारत 2016 में MTCR का सदस्य बना। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो नॉन NPT कंट्री है, ठीक है। मतलब इसने NPT जो संधि है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। NPT संधि को हम समझते हैं आगे, ठीक है। पहले इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। अब हम जब MCTR के सदस्य हो जाते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा, हम अनमेंड टेक्नोलॉजी है, जैसे UAV ड्रोन्स हैं, अनमेंड एरियल व्हीकल ड्रोन्स हैं। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स हम खरीद रहे हैं, इस संधि पे हमने साइन कर दी। इसीलिए हम लोग अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी फिलीपींस को हम बेच रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काफ़ी सुविधा इससे मिलती है। चलिए, अब हमने इसे समझ लिया है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ये बताइए, MTCR जो संधि है, MTCR, इसका संस्थापक सदस्य देश कौन सा है, भारत, चीन, जापान, ब्राज़ील। बताइए कौन सा संस्थापक है, तो जापान, क्योंकि जापान G7 कंट्री में शामिल है, ठीक है। और G7+1 में रूस भी आ जाता है। एक दूसरा, MTCR में एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल क्या है, ये रूल है कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइल और 500 किलोग्राम वजनी पेलोड से अधिक वाले को आप निर्यात या आयात नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पर रोक लगाता है। और भारत कब इसका सदस्य बना, भारत 2016 में इसका सदस्य बना है, ठीक है। MTCR की स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी, ठीक है। भारत एकमात्र कंट्री है जो नॉन NPT वारफेयर स्टेट है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि NPT संधि क्या है। भारत नॉन NPT संधि वाला सदस्य देश है, फिर भी हमें इसे MTCR में सदस्यता कैसे मिल गई है, ठीक है। तो NPT क्या है, ये नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक ट्रीटी का नाम है, मतलब परमाणु अप्रसार संधि है। ये कब से लागू हुई है, 1970 से लागू हुई है। कौन, NPT, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। परमाणु ऊर्जा का शांति के उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु का निरस्त्रीकरण करना, अर्थात परमाणु को हम नहीं देंगे किसी को। इसकी सदस्यता की क्या शर्तें हैं, इसकी यही है। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है NPT का, वो हम समझा देते हैं।
इसका मतलब यही है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, कौन कौन से देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, 1967 की बात करता हूँ। 1967 में कौन कौन से देश परमाणु शक्ति संपन्न देश थे? तो इसमें आता है यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस और चीन, मात्र 5 देश। इनके अलावा कोई इस मतलब ये काम नहीं करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और एनपीटी दुनिया को 5 परमाणु शक्ति स्थायी सदस्य को गैर परमाणु बनाकर रखता है। मतलब आप समझिए, ये कहता है मात्र 5 लोगों के पास ही परमाणु शक्ति रहेगी। और वो 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनके पास ही परमाणु हथियार रहेंगे, बाकी और कोई परमाणु हथियार नहीं रखेगा। भारत इसका विरोध करता है। भारत क्यों विरोध करता है तो आप समझिए। भारत का पड़ोसी कौन है? चीन है। और चीन ने चुपके से हथियार किसे दिए? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को दिए है ना। भारत कहता है भाई हम इस संधि के सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भेदभावपूर्ण संधि है, इससे हमारे अपने सुरक्षा कारण है। चीन 1964 में परमाणु शक्ति संपन्न बना, पाकिस्तान 1970 से कार्यक्रम चला रहा है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर भारत एनपीटी पर साइन करता तो हम कभी भी परमाणु शक्ति देश संपन्न देश नहीं बन पाते। इसी का अमेरिका को विरोध है हमेशा से, और इसके विरोध के चलते हम पे बार बार अमेरिका प्रतिबंध लगाता रहता है। और अब भी 2025 में भी वो हमारा पूर्व का विरोध आज भी चला आ रहा है। ठीक, ये थमा नहीं है। और ये थमा बीच में क्यों थम गया था? क्योंकि चाइना अमेरिका को काउंटर करने लगा है, इसलिए अमेरिका सोचता है हम थोड़ा भारत को बढ़ावा देंगे, लेकिन बाद में वो अपना असली रूप दिखाई देता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति कैसी है? नॉन अलाइनमेंट की थी, नॉन अलाइनमेंट की, लेकिन अब हमारी नीति कैसी है? मल्टी अलाइनमेंट की। ठीक है, पहले हम कहते थे हम किसी के साथ नहीं है, अब हम कहते हैं हम सबके साथ हैं, बस इतना अंतर है। भारत एनपीटी और सीटीबीटी दोनों से बाहर है। इसके बावजूद हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा मिले और हमें मिसाइलों का आयात निर्यात की छूट मिल गई। हमें ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक मिल गई। नहीं, इससे तो हम 300 किलोमीटर के नीचे ही थे। जब 2016 से पहले हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता 290 किलोमीटर थी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हमारे संबंध कैसे प्रभावित हैं। रूस के साथ हम क्यों हैं, अमेरिका के साथ क्यों नहीं। अब आ गया ना बात आपको समझ में। चलिए अब हम रक्षा प्रौद्योगिकी को एकदम डिटेल से समझते हैं कि कैसे S-400 काम करता है, कैसे रडार काम करता है, सोनार और लिडार क्या है। देखिए, जहाँ रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, किसमें? रडार में। तो रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसे ये काम कैसे करता है हम यहाँ वो समझेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आपको कैसे उठाना है। तो रडार का पहला काम है, रडार से पहले तो नंबर 1 पे क्या किया जाता है? एक नंबर सिग्नल भेजा जाता है, सिग्नल भेजेगा रडार। ठीक है, रडार सिस्टम में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है। यह ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स बनाता है और एंटीना के जरिए स्पेस में भेज देता है, मतलब अंतरिक्ष में भेज देता है। तो कौन रेडियो तरंग बनाता है? ट्रांसमीटर रेडियो तरंग बनाता है। और किसके जरिए स्पेस में भेजता है? तो एंटीना के जरिए स्पेस में भेज देता है। ठीक है, जैसे कि आप अंधेरे कमरे में एक टॉर्च जला दो तो क्या रोशनी उससे टकरा कर वापस आएगी ना? ये इसी तरह ये रडार काम करता है। ठीक है, एक काम। दूसरा काम है, अब ये ऑब्जेक्ट से टकरा गया, जो आपने रेडियो तरंगे भेजी थी वो ऑब्जेक्ट से टकराई। अगर सामने से कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो रेडियो वेव उससे टकरा गई। अब टकरा गई तो 2 काम हो गए। कुछ एनर्जी तो उस ऑब्जेक्ट पर अब्जॉर्ब हो जाएंगी और थोड़ा बहुत एनर्जी होगा वो बाउंस बैक होकर वापस आएगा। ठीक है, अब बाउंस बैक होकर चीज़ें वापस आए, रिटर्न आई चीज़ें वापस आएंगी। तो तीसरे स्टेज पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें जैसे वो जो रडार का जो एंटीना से हमने भेजा था, वही एंटीना उस तरंग को वापस कैच कर लेगा, मतलब इसे पकड़ लेगा। ठीक है, अब सिग्नल को रिसीव तो कर लेगा, लेकिन पता चलेगा रडार से जो आवृत्ति, जो फ्रिक्वेंसी की तरंगें गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी तो वहाँ मिसाइल से टकरा के ही ख़त्म हो गई। अब तो यहाँ बहुत थोड़ा बहुत आया है। तो यहाँ एक रिसीवर एम्पलीफायर लगा होता है, ये हल्के सिग्नल को एक मजबूत कर देता है। जैसे मैं धीमे बोल रहा हूँ और किसी माइक में बोलूँगा तो पूरे ग्राउंड तक आवाज़ जा सकती है, तो इसी तरह समझ लिए एम्पलीफायर उसको सिग्नल्स को मजबूत कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा। आप चौथे राउंड में क्या करेंगे? ये तो हो गया काम। चौथे में हम दूरी को मापते हैं। अब रडार क्या है? टाइमर से देखता है कि वेव को जाकर वापस आने में कितना समय लगा, मतलब एंटीना से तरंगें गईं और वापस आईं, तो ये देखेगा कितना समय लगा। और इसकी स्पीड कितनी होती है? मतलब ये रेडियो वेव से इसका और लाइट वेव से इसका स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो आप सोचिए कितने माइक्रो सेकंड में ये काम हो जाता होगा।
ठीक है। हम कितना 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जैसे आपका S400 है, ये 600 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है और 400 किलोमीटर से हिट करता है। फिर इसकी अलग अलग लेयर हैं, तो वो हम आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। अभी इसे आप एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। अब इसमें दूरी कैसे निकालना है? दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। दूरी का क्या फॉर्मूला होता है आप बताइए? दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय को हम टी लिख देते हैं, चाल गुणा समय को दूरी कहते हैं। और जब इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो इसका दूरी निकल आता है। आप पूछिए 2 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक तो उस मिसाइल तक गई है, जो पाकिस्तान की मिसाइल आ रही है वहाँ तक हमने भेजा फ्रीक्वेंसी को, और वापस आया। तो मिसाइल मान लो हमसे 400 किलोमीटर दूर है, तो 400 किलोमीटर गई और 400 वापस आई, तो ये 800 किलोमीटर दूरी दिखेगा ना, तो उसमें 2 का भाग हम दे देंगे तो वो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट दूरी 2 का भाग देने से निकलेगी, चाल गुणा समय बटा 2, सही दूरी निकल जाएगा। अब गति कैसे मापेंगे? अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि हमने जब मान लो ये पाकिस्तान की मिसाइल आ रही है, ये पाकिस्तान की मिसाइल आ रही है, ठीक है, हमने अपने यहाँ से इसे तरंग भेजा, ठीक है, तब तो ये मिसाइल इधर आ जाएगी ना, ये वापस आएगी, ये सब करेगा, तो मिसाइल तो आगे बढ़ जाएगी। तो इसको काउंटर करता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को हम समझेंगे। आपने कभी अगर पहले पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट, जैसे ट्रेन है, ट्रेन हमारे जैसे जैसे पास आती है तो सीटी की आवाज़ जो है पतली से भारी हो जाती है, तो ये क्या है? डॉपलर इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है जो बदल जाती है, उसी फ्रिक्वेंसी के अनुसार हम काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ फ्रिक्वेंसी थी, यहाँ की मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ 10 फ्रिक्वेंसी है। अब फ्रिक्वेंसी हम समझ जाएंगे 10 की फ्रिक्वेंसी से है, तो 1 सेकंड में ये यहाँ इधर रह जाएगा, 9 की फ्रिक्वेंसी रहेगी, ठीक है। इस हिसाब से हम देख लेते हैं ये कितनी गति से जा रहा है, हम फ्रिक्वेंसी का आइडिया लगा लेते हैं। इसके हमने 5 स्टेप समझ दिए। 6वां स्टेप में क्या होता है, ये सब हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्लिप स्पॉट करना। अब हमारा जो ऑपरेटर होगा वो देख लेगा कि टारगेट कितनी दूरी पर है, किस दिशा में जा रहा है, किस गति से जा रहा है। और किस गति से जा रहा है मतलब उसमें क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूरी कौन देखते हैं? दूरी हम रडार से ही माप लेते हैं, और टारगेट देखने के लिए ऑपरेटर बैठा ही रहता है। अब आप इसका पूरा कार्य समझ गए होंगे कैसे करता है। मैं जल्दी से आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पहले क्या होता है, सिग्नल भेजा जाता है रडार से, रडार से हमने सिग्नल भेजा, ठीक है। रडार सिस्टम में एक ट्रांसमीटर होता है, या ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स और एंटीना के जरिए स्पेस में सिग्नल भेजता है। अब वो सिग्नल पाकिस्तान की मिसाइल से टकराया, तो पाकिस्तान की मिसाइल ने हमारे उस सिग्नल की बहुत ज़्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर ली, लेकिन थोड़ी बहुत एनर्जी हमारे पास वापस आ गई। तो हमने उसी एंटीना से जिससे भेजा था उसी से उस एनर्जी को रिसीव कर लिया, और एक रिसीवर एम्पलीफायर लगाया, उससे वो सिग्नल को हमने काफ़ी बड़े में देख लिया, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह को देख लेते हैं, वैसे ही इससे रिसीवर एम्पलीफायर से हमने देख लिया। अब देखने के बाद क्या होते हैं, हम इसकी दूरी निकालते हैं कि वो कितनी दूरी पे है। मान लो वो 400 किलोमीटर की दूरी पे था, तो वापस आई तो हमारा तो दूरी 800 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन उसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारा एग्जैक्ट दूरी निकल आएगा 400 किलोमीटर। अब वो क्या है, वो मिसाइल डॉपलर इफेक्ट से हम पता लगाते हैं कि वो मिसाइल कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। जैसे कि आपने ट्रेन को देखा हो, उसकी सीटी की आवाज़ देखी होगी, और उसे सब एक हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर बस बैठा रहता है जो वहाँ सब कुछ देखता रहता है। वो क्या करता है, टारगेट कितनी दूरी से आ रहा है, किस दिशा में आ रहा है, किस गति से आ रहा है, ये सब ट्रैक करता है और उसकी मिसाइल को काउंटर कर देता है, तो पाकिस्तान की मिसाइल हो गई ख़त्म। ऐसे ही हमारा S-400 सिस्टम भी काम करता है, उसे थोड़ा और डिटेल से हम समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि S-400 जो है ना, इसका एक नाम हम लोग समझते हैं। ये क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये S-400, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम। ट्रम्प, ये डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये ट्रम्प है, ठीक है। ट्रम्प, TRIUMF, TRIUMF, ट्रम्प एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये हमने रूस से खरीदा है। ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब इस सतह से हवा में जाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, समझ गए। अगर ये आ जाए कि S-400 सतह से सतह पे जाता है, हवा से हवा में जाता है, तो इस सतह से हवा में जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये नाटो है, इसको बोलता है, नाटो इसको कहता है SA-21 ग्रोलर, SA-21 ग्रोलर इसे नाटो कहता है, हम लोग कहते हैं S-400, ठीक है। इसका काम क्या है S-400 का, तो काम जान लीजिए। इसका काम है हवा में आने वाली किसी भी
मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन को, क्रूज मिसाइल हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत दूर से मतलब 600 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर लेगा और उसे हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अब इसका S-400 नाम क्यों पड़ा है ये देखते हैं। इसका S-400 का काम क्या है बताइए। ये सबसे पहले तो रडार को डिटेक्शन करता है, मतलब S-400 का जो रडार है वो कौन सा रडार है, 91N6E, 91N6E बर्ड रडार। ये बर्ड क्या है, मतलब छोटी सी चिड़िया होती है, बड़ी सी चिड़िया को डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसे बर्ड रडार बोलते हैं। ठीक है, बर्ड को अंग्रेजी में क्या मतलब हिंदी में बर्ड को चिड़िया बोलते हैं, अंग्रेजी में बर्ड बोलते हैं। ठीक है, एक साथ एक कितने टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 300 को तो ट्रैक कर सकता है। हिट कितने को कर सकता है, वो 80 के आसपास है। ठीक है, ट्रैक कितने को कर सकता है, हिट कितने को कर सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे इतने को ट्रैक कर रहा है, हिट इतने काम को क्यों कर रहा है, उसका एक रीज़न होता है। उसमें हम देख लेते हैं ज़्यादा खतरनाक कौन है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है उसे हम हिट कर देते हैं। ठीक है, अब एक तो इसका काम हो गया क्या है, रडार डिटेक्शन। दूसरा काम है इसका कमांड एंड कंट्रोल करना। अब रडार से जो हमें जानकारी मिल जाती है उसे हम अपने कंप्यूटर में देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, वो फाइटर जेट आ रहा है, पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट आ रहा है, या उसका कोई बाबर मिसाइल आ रहा है हमारी तरफ। ठीक है, या फिर कोई चिड़िया ही आ रही हो तो हम उसे मिसाइल समझ के हिट थोड़ी कर देंगे। फिर ऑर्डर दिया जाता है कि यहाँ से मिसाइल लॉन्च करो। अब हमने मिसाइल लॉन्च की है। अब S-400 के पास 4 तरीके का मिसाइल है। ठीक है, पहली मिसाइल क्या है, इसका 400 नाम क्यों ये देखते हैं। पहली मिसाइल इसकी 400 किलोमीटर की रेंज में हिट करती है, 400 किलोमीटर की रेंज में। और ये किसको हिट, देखो हर मिसाइल सबको हिट नहीं करती है। जैसे इसकी जो उधर से कोई अवॉक्स मिसाइल आ रही हो, अवॉक्स मिसाइल है, कोई बॉम्बर आ रहा हो तो हम उसे 400 किलोमीटर में हिट कर देंगे। ठीक है, अगर हम उसे 400 किलोमीटर पर हिट नहीं कर पाएंगे तो उसे हम फिर 250 किलोमीटर पर हिट करते हैं, 250 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, एक हो गया। अब क्या तीसरा स्टेज में क्या होता है, उनका मान लो F-16 विमान आ रहा है, इसे हम 120 किलोमीटर पर हिट करेंगे, 120 किलोमीटर पर हिट करेंगे। ठीक है, और उनने क्या किया, उनने एक छोटा सा चुटकू सा ड्रोन भेज दिया एक छोटा सा चुटकू सा, वो हम 40 किलोमीटर के पास सेट करेंगे। मतलब कोई मिसाइल है तो उसे हम 400 किलोमीटर पे हिट करेंगे, वहाँ नहीं कर पाते हैं तो 250 किलोमीटर पे। और F-16 विमान आ रहा है उनका तो हम 120 किलोमीटर पे, और कोई ड्रोन वगैरह आ गया तो उसे हम 40 किलोमीटर पे हिट कर सकते हैं। ये इसका मतलब मल्टी लेयर ये काम करता है। ये छोटे ड्रोन से लेकर सुपरसोनिक फाइटर तक सबको ख़त्म कर सकता है। इसका अब हम टारगेट इंगेजमेंट समझेंगे। अभी हमें मिसाइल लॉन्चिंग समझ लिया, अब टारगेट इंगेजमेंट कैसे करता है। अब जिसका जो रडार होता है लगातार टारगेट को ट्रैक करता रहता है, और मिसाइल को क्या रहता है, मिसाइल को एक गाइड करता रहता है। मिसाइल को जहाँ गाइड करता है रहता है, किससे, रडार से गाइड करता है, रडार से। उसे हम लोग बोलते हैं मिड कोर्स में गाइड करता है। ठीक है, और कुछ सेकंड में मिसाइल अपने खुद के सीकर से टारगेट को लॉक करती है। मिसाइल कैसे टारगेट को लॉक करेगी, मान लो इसका एक मिसाइल है, ये जो मिसाइल है इसमें एक जो आगे चोंच सा लगा रहता है ना, ये खुद रेडियो तरंगे छोड़ता रहता है। तो उनका जो मिसाइल जा रहा है उसको ये कैच कर लेगा, और उसकी दिशा पकड़ के उसे हिट कर सकता है, एक बात। या फिर उनका मिसाइल जो है, उनका फाइटर जेट आ रहा है, उनका F-16 फाइटर जेट आ रहा है, F-16 आ रहा है, तो जो अब उसका फाइटर जेट होता है काफ़ी गर्मी को छोड़ेगा ना, ये है गर्मी, तो उसकी गर्मी को पकड़ के ये लॉक कर लेगा उसे। जिधर जिधर उसकी गर्मी जाएगी उसके पास ये चला जाएगा, भले ही फिर वो यहाँ जाए, जिग आकार में घूमने लगे ऐसे ऐसे ऐसे, तब भी उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। ये इसकी खासियत है। अब इतना तो हम समझ गए। अब वो मान लो उसके पास पहुँच गया, पाकिस्तान की जो बाबर मिसाइल है, ये बाबर मिसाइल है। ठीक है, अब बाबर मिसाइल के पास ये पहुँच गया हमारी ये S-400 से छोड़ी गई मिसाइल है। या इसके दो तरीके से काम करेगा, या तो इसको डायरेक्ट हिट कर देगा तेज़ी से, लेकिन जो अच्छी किस्म की मिसाइलें होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसे हिट नहीं करती हैं। वो जैसे ही मिसाइल के पास पहुंच जाएगा तो उसका सेंसर उसको मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा। अब ये मिसाइल है बहुत कम दूरी पर है, तो हमारी ये मिसाइल जो है ना, ये वाली जो मिसाइल है हमने S-400 से भेजी, ये खुद ब खुद फट जाएगी, ये अपने आप को विस्फोट कर लेगी। जैसे ये विस्फोट करेगी, कुछ तो इससे टक्कर से लगेगी और कुछ इसका विस्फोट हो जाएगी, तो बड़ा सा ब्लास्ट होगा और इसकी बाबर मिसाइल के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अब हम जल्दी से आपको इसको समझा देते हैं S-400 कैसे काम कर रहा है, बताइए।
पहले मिसाइल लॉन्च होती है, उधर से जो मिसाइल आ रही है हाई स्पीड से होती है, इसकी क्या गति रहती है 2 से 3 मैक। मैक जानते हैं, ध्वनि की गति को मैक कहते हैं। ये 1235 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, ठीक है। अब मिड कोर्स गाइडेंस में रडार से, कमांड सेंटर से ये अपडेट लेती रहती है कि वो मिसाइल किधर जा रही है, क्या कर रही है। फिर उस मिसाइल को फाइनल लॉक कर देती है कि अब ये मिसाइल लॉक हो गई, मतलब या तो उसकी अपनी रेडियो तरंगों से उसको पकड़ लेगी, या फिर F-16 विमान होगा तो उसका हीट को पकड़ लेगी। फिर उसके पास जैसे ही जाएगी तो उसको सेंसर से डिटेक्ट करेगी और खुद ब खुद जाके वहाँ फट जाएगी। जैसे ही फट जाएगी तो उसका F-16 विमान भी फट जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं सोनार। सोनार कैसे काम करती है, ये वाली जो सोनार है, देखिए यह पनडुब्बियों में इसका काम होता है। इसको फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये कैसे डिटेक्ट करती है, इसका डिटेक्ट का काम होता है, जैसे मान लो कुछ साउंड अपनी साउंड वेव से छोड़ती है, कहाँ छोड़ती है, पानी में छोड़ती है। अब उधर से कोई सबमरीन आ रही है या फिर कोई चट्टान है, उससे टकराकर इसकी जो है रेंज वापस लौटती है, तो उससे हमारे एक लोकेशन का आइडिया लग जाता है। फिर हम दूसरे स्टेप में जाके क्या करते हैं, रेंजिंग का उसके डिस्टेंस वगैरह को नापते हैं। तो इको आने का जो टाइम है उसी राडार की तरह ही काम करता है एक तरीके से, बस इसका फ्रिक्वेंसी पैटर्न से ये पता चल जाता है कि वो सबमरीन है, रॉक है या फिर कोई जहाज है, ये हम पता लगा लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगर मान लो कोई सबमरीन है तो उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। उस पर क्या होता है, हम टॉर्पीडो छोड़ देते हैं। टॉर्पीडो कैसे काम करता है ये देखते हैं। टॉर्पीडो खुद भी सोनार से टारगेट को ट्रैक करता है, इसको हम टॉर्पीडो को छोड़ देंगे। अब ये टॉर्पीडो खुद ही अपना सोनार छोड़ेगा। हम क्या करें, हम टॉर्पीडो को छोड़े, अब टॉर्पीडो अपना सोनार छोड़ा और टारगेट को ट्रैक करता है, ठीक है। अब कौन कौन से सोनार हम उपयोग में ला रहे हैं, एक है मारीच। मारीच जो रावण के मामा का नाम क्या था, मारीच था ना, तो मारीच टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एक है वरुणास्त्र। वरुण पानी के देवता हैं, समुद्र के देवता कौन है, वरुण हैं, तो उनके नाम पे वरुणास्त्र टॉर्पीडो है, जो DRDO ने बनाया। इसे भी DRDO ने बनाया मारीच को। एक है यूसुस, जो हमारी INS अरिहंत है, INS अरिहंत, उसमें ये यूसुस ही लगा रहता है। नकली सबमरीन है, मतलब परमाणु का वाला सबमरीन है, ये सबसे पावरफुल है यूसुस, ठीक है, यूसुस। अब हम समझते हैं लिडार कैसे काम करता है। लिडार ये है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यह प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है। हम चीन बॉर्डर पे इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक काम कैसे करता है ये समझते हैं। ये लेजर बीम को छोड़ा, ऑब्जेक्ट से टकराया, अपना 3D इमेज बन गया, एक 3D इमेज बना लिया। ये तो होगा डिटेक्शन कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। मतलब ये समझ लीजिए कोई पेड़ है ना, कोई पेड़ है, उसकी पत्ती को भी ये समझ लेता है किसका पत्ती है, पत्ती का भी मैप निकाल लेता है, इतना हैवी होता है लिडार, ठीक है। रेंजिंग कैसे करता है, नैनो सेकेंड में, मतलब 1 सेकंड की कई माइक्रो पार्ट में ये रेंजिंग करता है, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन इतना हाई होता है कि पेड़ों की पत्तियों को भी पकड़ लेता है। अब चीज़ को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, मतलब कोई खतरनाक चीज़ है उसे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, ये इसका काम होता है मैपिंग करना और सर्विलांस करना। और डिफेंस क्षेत्र में कैसे करता है, लिडार क्या डाटा लेता है और फिर लेजर वेपन से टारगेट को इतना प्रिसीजन, मतलब क्या होता है, लेजर वेपन्स इसके पास होते हैं। कैसे वेपन्स, लेजर वेपन्स, ये mm की दूरी पर भी हिट कर देता है, मतलब मिलीमीटर की दूरी पर ये हिट कर देता है, इतना ये सटीक होता है। भारत इसका यूज कहाँ कर रहा है, भारत लिडार ड्रोन्स का उपयोग कहाँ कर रहा है, LAC है। आपने LAC तेजस सुना होगा, हमारा सुना है ना, तो LAC को हम चाइना बॉर्डर पर यूज कर रहे हैं। नासा भी इसका यूज करता है। नासा क्या करता है, आजकल हम सोच रहे हैं कोई ग्लेशियर पिघल रहा है कि, मतलब आजकल हम सुनते हैं ग्लेशियर पिघल रहा है, तो कैसे, नासा इसी लिडार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये बताता है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इजराइल का आयरन बीम क्या है, ये वो भी लिडार पे ही, जो आयरन बीम है, आयरन बीम वो भी लिडार टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो एक हल्का सा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रडार क्या करता है, रडार रेडियो वेव से ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करता है, सोनार साउंड वेव से करता है, लिडार लेजर बीम से करता है। जैसे साउंड वेव मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए चमगादड़ है, चमगादड़ जिस पद्धति पर काम करता है उसी तरह सोनार भी काम करता है, ठीक है। इसका रडार का रेंजिंग कैसा होता है, इसका हम डिस्टेंस को मापते हैं और उसमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट का भी उपयोग करते हैं। सोनार में क्या करते हैं, हम डेप्थ उसकी गहराई को नापते हैं और इको से, जैसे कि चमगादड़ इको छोड़ता है, चमगादड़ इको छोड़ता है, उसी इको से हम टारगेट को देखते हैं। और ये जो है लिडार जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैपिंग करता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मतलब वृक्ष की पत्तियों को भी नाप लेता है, ठीक है।
अब रडार का डिस्ट्रॉय सिस्टम क्या है? ये मिसाइल गाइडेंस को रोकता है, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को रोकेगा, जबकि सोनार आपके टॉर्पीडो को रोकेगा, डेप्थ, और उसके अलावा जो लिडार है ये लेजर वेपन्स को रोकता है, जैसे कि इजराइल का आयरन बीम वगैरह है। अब भारत इसका उपयोग कहाँ कर रहा है? भारत एक राजेंद्र रडार का उपयोग करता है। राजेंद्र रडार जो हमारा आकाश का सिस्टम है उसमें ये राजेंद्र रडार का उपयोग होता है। भारत की और रडार कौन सी? एक स्वॉर्ड फिश है, SWORD, स्वॉर्ड फिश, ठीक है, स्वॉर्ड फिश। और हमारा सोनार का कौन सा? सोनार में हम मारीच है, मारीच के अलावा यूसुस और है, यूसुस, और एक ब्रह्मास्त्र है। इसमें लिडार में कौन काम कर रहा है? लिडार में हमारा एक तरह से ड्रोन मैपिंग के लिए काम होता है, और दूसरा हमारे इसरो के उपयोग में जो काम आता है वो लिडार का काम है। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ। तो ये बताइए ब्रह्मास्त्र किस प्रकार का हथियार है? तो ब्रह्मास्त्र क्या है? टॉर्पीडो है, हैवी वेट टॉर्पीडो है ब्रह्मास्त्र, ठीक है, हैवी वेट है, ठीक है। 100 क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। इसे कहाँ से लॉन्च किया जाता है? इसे फाइटर क्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है। और एक है हेप्स। हेप्स को और जान लीजिए, हेप्स क्या है? ये हेप्स जो है वो सोलर ऊर्जा का उपयोग करता है, सोलर ऊर्जा का। ये आपके पेपर में यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ब्रह्मास्त्र क्या है? टॉर्पीडो है। 100 क्या है? S100 मतलब SAAW, 100 क्या है? एक ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है, एयरफील्ड अटैक में इसका काम होता है। एक है मार्स। मार्स क्या है? मार्स एक रोबोट है, ठीक है, जो आईडी वगैरह, जो माइन वगैरह लगा देते हैं नक्सली वगैरह, उनको नष्ट करने के लिए मार्स का उपयोग करता है। और रुस्तम, एक है रुस्तम। रुस्तम अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, ये सर्विलांस के में काम करता है, मतलब टोही करने में, निगरानी करने में रुस्तम काम करता है, ठीक है, रुस्तम। एक है अतुल्य। अतुल्य तो DRDO का वो है, कोविड स्टरलाइजर्स, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड में ये पता लगा लेता है कोई वायरस है या नहीं है। स्टरलाइजर है अतुल्य, ठीक है। और हेप्स क्या है? सोलर सैटेलाइट है जो आकाश में काम करता है। उम्मीद है आज DRDO के बारे में, मिसाइल कंट्रोल रिजीम के बारे में, और भारत अमेरिका के संबंध क्यों इससे प्रभावित हुए हैं, रूस ने हमें ज़्यादा अच्छी तकनीक शुरुआत में क्यों नहीं दे पाई हुई थी, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। आज हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम मिसाइल कंट्रोल रिजीम के हिस्सा हैं। हम NPT के सदस्य क्यों नहीं हैं? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि 5 देश ही इसके अधिकारी हैं जो परमाणु हथियार रखेंगे। कौन कौन से 5 देश हैं? तो एक तो है तुम्हारा पड़ोसी चीन, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। पहले अमेरिका और रूस 2 शक्तिशाली देश, हमारा पड़ोसी चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, यही 5 देश ऐसे हैं जो परमाणु हथियार रखेंगे। बाकी किसी देश को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, इनका कहने का मतलब ये। तो हम इससे सहमत नहीं, इसलिए हमारा अमेरिका से कभी नहीं बना है और आज भी बन नहीं रहा है अमेरिका से। उसका रीजन यही है कि हमारे इतिहास से संबंध अच्छे नहीं रहे। रूस से हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो आज एडवांस चीज़ों के बारे में आपको बताया है, इसका 1-2 बार रिवीजन करना, तब चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।